नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन आप सभी का पुनः एक बार दृष्टि परिवार में। मेरे साथ एज यूजुअल डॉक्टर विकास सिंह के साथ आप भारतीय संविधान तथा राज्य व्यवस्था के वो प्रश्न जो कि 2013 आरएस प्रीलिम्स से पूछे गए हैं उस पर विस्तार से हम परिचर्चा करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं 2013 संविधान और राज्य व्यवस्था के कुछ प्रश्नों की, ताकि ये जो प्रश्न है वो आपको आगामी रणनीति बनाने में सहायक रहे। 2013 में जब हम संविधान और राज्य व्यवस्था के पहले प्रश्न को लेते हैं, कौन सा राजनीतिक दल यह मानता है कि वर्तमान भारतीय राज्य बड़े पूंजीपति वर्ग के नेतृत्व में पूंजीपतियों और भूस्वामियों के वर्ग शासन का औजार है। इसका मतलब हुआ कि इनमें से एक राजनीतिक दल ऐसा है जो आज के संदर्भ में मानता है कि जो आज भारतीय राज्य है वो केवल और केवल बड़े पूंजीपति वर्ग के नेतृत्व में पूंजीपतियों और भूस्वामियों के अंतर्गत ही संचालित हो रहा है। विकल्प है हमारे पास भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी सीपीआई, भारत की कम्युनिस्ट मार्क्सवादी पार्टी, भारत की कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी लेनिनवादी, समाजवादी पार्टी। तो जब हम चारों विकल्प में देखते हैं तो सीपीआई एम वो दल है जो कि वर्तमान भारतीय राज्य को पूंजीपति और भूस्वामियों के हाथ का औजार मानता है। सीपीआई एम जो कि भारतीय साम्यवादी दल से ही अलग हुआ था। 1964 में जिसकी स्थापना हुई थी, ज्योति बसु, नंबूद्रिपाद आदि ने इस दल का गठन किया था और वर्तमान में हथौड़ा, हंसिया और तारा इसका क्या माना जाता है? चुनाव चिन्ह माना जाता है। तो इसका यह मानना है कि वर्तमान जो भारतीय राज्य है वो वंचित वर्गों का या लोकतांत्रिक तरीके से, सही तरीके से नहीं, बल्कि पूंजीपति और भूस्वामियों के हाथ का क्या है? औजार। अगले प्रश्न को लें। अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्न कथनों पर विचार कीजिए। कौन से कथन? पहला, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, जिसे हम क्या कहते हैं, भारतीय लेखा परीक्षा एवं लोक सेवा का भी मुखिया होता है। कैग, जिसका मुख्य कार्य है केंद्र और राज्यों के वित्तीय प्रणाली का संप्रेक्षण करना, वो भारतीय लेखा परीक्षा में लोक सेवा का भी मुखिया है। ठीक है। आर्टिकल 148 के अंतर्गत आपको विदित होगा कि कैग के पद का प्रावधान किया गया है जिसकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है और इसे उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की तरह पद से हटाया जाता है। अर्थात साबित कदाचार या अक्षमता के आधार पर संसद द्वारा विशेष बहुमत से पारित संकल्प के पश्चात राष्ट्रपति के द्वारा ही इसे पद से हटाया जाता है। दूसरा, शशिकांत शर्मा भारत के 11वें नियंत्रक और महालेखा परीक्षक रहे हैं। अब यहां पर जो चीज हमें ध्यान देनी है वो है क्रम, अर्थात हमें कैग का क्रम भी ज्ञात होना चाहिए। जब आप कैग के सारे क्रम को देखते हो, जब वी नरहरि राव जो भारत के पहले कैग थे, वहां से जब हम क्रम निकालते हैं तो हमें मिलता है कि शशिकांत शर्मा 11वें नहीं, बल्कि शशिकांत शर्मा की जब हम बात करते हैं तो वो कौन से कैग थे? 12वें। 11वें पर अगर बात की जाए तो वो नाम आता है विनोद रॉय का। अब यहां पर शशिकांत शर्मा के लिए 11वां शब्द का प्रयोग कर रहा है, जबकि शशिकांत शर्मा 11वें नहीं बल्कि कौन से है? 12वें। तो इसका मतलब हुआ कि दूसरा कथन क्या हो गया? असत्य हो गया। तो पहला कथन सही है, दूसरा कथन असत्य है। इस आधार पर अगर हम आंसर निकाले तो हमारा आंसर होगा एक, केवल और केवल पहला कथन ही क्या है? सत्य है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़े। अगला प्रश्न, भारत की संसद द्वारा अधिनियमित किए जाने के बाद सूचना का अधिकार अधिनियम आरटीआई एक्ट का शुभारंभ हुआ। इसका मतलब है कि आरटीआई एक्ट कब भारत में लागू हुआ? पहला विकल्प 15 जून 2005 को, दूसरा 22 जून 2005 को, तीसरा 2 अक्टूबर 2005 को और चौथा 12 अक्टूबर 2005 को। तो आप सभी को ज्ञात होगा कि आरटीआई एक्ट, जिसके अंतर्गत सार्वजनिक मंत्रालयों, विभागों, उपक्रमों के अंतर्गत जनता बकायदा सूचना का अधिकार उसे मूल अधिकार के रूप में प्रदान किया गया और बकायदा इसके माध्यम से उसे कानूनी रूप भी दिया गया। इस पर 15 जून 2005 को तो राष्ट्रपति के द्वारा क्या दी गई? स्वीकृति। लेकिन प्रश्न में पूछा जा रहा है भारत में लागू किया जाना। तो जब हम भारत में लागू किए जाने की बात करते हैं तो 12 अक्टूबर 2005 को आरटीआई एक्ट को पूरे देश में लागू किया गया। इसका मतलब हुआ कि अब नागरिक बकायदा सार्वजनिक संगठनों से सूचना प्राप्त कर सकता है
उसकी सॉफ्ट कॉपी प्राप्त कर सकता है और यह उसका क्या माना जाएगा, मूल अधिकार। इसी के अंतर्गत यह प्रावधान किया गया कि प्रत्येक विभाग में पीआईओ लोक सूचना अधिकारी की क्या की जाएगी, नियुक्ति की जाएगी। 30 दिन की अवधि में सूचना प्रदान की जाएगी। लेकिन अगर सूचना का संबंध जीवन और स्वतंत्रता से जुड़ा हुआ है तो 48 घंटे के भीतर व्यक्ति को क्या दी जाएगी, सूचना। अगर लोक सूचना अधिकारी द्वारा दी गई सूचना से आवेदक संतुष्ट नहीं है या वो गलत सूचना देता है तो उसके खिलाफ वापस अपीलीय अधिकारी के समक्ष शिकायत की जा सकेगी और उसके खिलाफ भी राज्य सूचना आयोग और शीर्ष स्तर पर केंद्रीय सूचना आयोग का उपबंध किया गया है। तो ये जो सूचना का अधिनियम है पूरे देश में अगर कहा जाए तो 12 अक्टूबर 2005 से प्रभावी हुआ है। इसीलिए 12 अक्टूबर को हम बकायदा सूचना अधिकार दिवस के रूप में भी क्या करते हैं, मनाते हैं। तो आंसर हो जाएगा 4। नेक्स्ट अगले प्रश्न की तरफ बढ़े। कथन ए, 1978 में मेनका गांधी केस में उच्चतम न्यायालय के फैसले के बाद भारत में व्यवहारतः कानून की उचित प्रक्रिया के सिद्धांत का अनुकरण किया जा रहा है। दूसरा, संविधान के अनुच्छेद 14 के अनुसार राज्य स्वेच्छाचारिता नहीं कर सकता है। अब हमारे समक्ष दो कथन है और हमें सही कथन पहचानना है। दोनों कथनों पर विचार कर लेते हैं। मेनका गांधीवाद, जिसमें कानून की उचित प्रक्रिया का प्रतिपादन किया गया, बिल्कुल सही है। क्यों? क्योंकि इसके पूर्व बकायदा आर्टिकल 21 के संदर्भ में यह निर्धारित था कि विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के बिना ही किसी भी व्यक्ति को उसके जीवन की स्वतंत्रता से वंचित नहीं किया जा सकेगा, ऐसा उपबंध किया गया था। लेकिन मेनका गांधी मामले में पहली बार न्यायालय ने आर्टिकल 21 के अंतर्गत विधि की उचित प्रक्रिया का प्रतिपादन किया और आर्टिकल 21 को कार्यपालिका और विधायिका दोनों के विरुद्ध क्या दिया, संरक्षण दिया। इसका मतलब हुआ कि विधायिका विधि निर्माण तो कर सकती है, लेकिन ऐसी विधि उचित होनी चाहिए, तार्किक होनी चाहिए और प्राकृतिक न्याय के अनुकूल होनी चाहिए। आर्टिकल 21 की उदारवादी व्याख्या भी बकायदा मेनका गांधीवाद में की गई और आर्टिकल 19 और 21 को एक दूसरे का क्या माना गया, पूरक भी माना गया। यहीं पर हर वो अधिकार जो मनुष्य के गरिमापूर्ण ढंग से जीवन जीने के लिए आवश्यक है, उन सभी को आर्टिकल 21 में शामिल किया गया। पहला कथन ठीक है। दूसरा, आर्टिकल 14 के अनुसार राज्य स्वेच्छाचारिता नहीं कर सकता है, बिल्कुल, क्योंकि आर्टिकल 14 हमें विधि के समक्ष समता और विधि का समान संरक्षण उपलब्ध कराता है, जहां पर यह उपबंध किया गया है कि राज्य सभी व्यक्तियों को कानून के समक्ष समान संरक्षण और समता क्या कराएगा, उपलब्ध कराएगा। तो राज्य के द्वारा भी स्वेच्छाचारिता नहीं की जा सकेगी। इस आधार पर अगर प्रश्न का आंसर निकालें तो दोनों सही हैं और आर एक ही सही क्या करता है, व्याख्या। तो हमारा आंसर निकल जाएगा 1। अगले प्रश्न पर गौर करें। विधानमंडल द्वारा पारित विधेयक को भारत के राष्ट्रपति के द्वारा पुनर्विचार के लिए राज्यपाल द्वारा आरक्षित रखने की शक्ति के बारे में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। इसका मतलब हुआ कि आर्टिकल 200 को हमें देखना होगा। आर्टिकल 200 जहां पर राज्य विधानमंडल द्वारा पारित विधेयक जब राज्यपाल के पास जाता है तो वह अनुमति प्रदान कर सकता है, अनुमति रोक सकता है, धन विधेयक को छोड़कर अन्य साधारण विधेयकों को एक बार विधानमंडल के पास पुनर्विचार के लिए भेज सकता है। और आर्टिकल 200 में ही राज्यपाल को अधिकार दिया गया है कि वह राज्य विधानमंडल द्वारा पारित विधेयक को राष्ट्रपति के विचारार्थ आरक्षित रख सकता है। अब प्रश्न में कहा जा रहा है कि किसे आरक्षित रख सकता है। पहला, यदि यह राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के परोक्ष रूप से विरुद्ध हो, बिल्कुल। अगर वो विधेयक डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ द स्टेट्स का अगेंस्ट है तो राज्यपाल उसे किसके लिए आरक्षित कर देगा, राष्ट्रपति के लिए। दूसरा, राज्य विधानमंडल द्वारा पारित विधेयक राष्ट्रीय महत्व का हो, ठीक है। अगर राष्ट्रीय महत्व का विधेयक है, बकायदा राज्यपाल उसे किसके विचारार्थ आरक्षित कर सकता है, राष्ट्रपति के। तीसरा, हाई कोर्ट की स्थिति को खतरे में डालता हो, अर्थात हाई कोर्ट की शक्ति में कटौती से संबंधित कोई विधेयक है, उसे भी आरक्षित रख सकता है। चौथा, भारत के संविधान के अनुच्छेद 31(3) के तहत संपत्ति के अनिवार्य अधिग्रहण से संबंधित हो, उसे भी राज्यपाल बकायदा राष्ट्रपति के विचारार्थ विधेयक को क्या कर सकता है, आरक्षित। तो प्रश्न में कहा जा रहा है कि सही कोड का चयन कीजिए। तो ऐसी स्थिति में हम देख रहे हैं कि चारों विकल्प क्या है, ठीक है। तो यहां पर जो हमारा आंसर निकलेगा वो होगा डी, ए, बी, सी और डी
चारों कथन बकायदा क्या है, सही है। अगले प्रश्न पर गौर करें। अगला प्रश्न, संविधान संशोधन 91 अधिनियम 2004 के अनुसार राज्य मंत्रिपरिषद की अधिकतम संख्या क्या होनी चाहिए? विकल्प है विधानसभा के कुल सदस्यों का 10%, विकल्प है विधानसभा के कुल सदस्यों का 12%, विकल्प है विधानसभा के कुल सदस्यों का 15% और विकल्प है विधानसभा के कुल सदस्यों का 20%। तो 91 संशोधन के माध्यम से केंद्र तथा राज्य दोनों जगह मंत्रिपरिषद के आकार को परिसीमित किया गया। चूंकि प्रश्न यहां पर राज्य के संदर्भ में बात कर रहा है, तो राज्य में कहा गया कि विधानसभा की कुल सदस्य संख्या का कितनी संख्या होगा, 15%। और यहीं पर राज्यों के संदर्भ में न्यूनतम मंत्रियों की संख्या भी निर्धारित की गई और वो संख्या केवल कितनी निर्धारित की गई, 12। तो विधानसभा की कुल सदस्य संख्या का 15% अधिकतम मंत्री हो सकते हैं। इस आधार पर अगर हम आंसर निकालें तो हमारा आंसर क्या निकलेगा, 3, 15%। अब जैसे राजस्थान के संदर्भ में बात करते हैं, तो राजस्थान में विधानसभा की सदस्य संख्या 200 का जब हम 15% निकालते हैं तो आंसर होता है 30। इसका मतलब हुआ कि राजस्थान विधानसभा में मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों की जो अधिकतम संख्या है वो कितनी हो सकती है, 30 हो सकती है। तो ये जो राज्यों में मंत्रिपरिषद के आकार का परिसीमन किया गया, ये व्यवस्था मूल संविधान में नहीं बल्कि जिस संवैधानिक संशोधन से स्थापित की गई है वो संशोधन कौन सा माना जाता है, 91। अगले प्रश्न को ले। राजस्थान विधानसभा की वित्तीय समितियों के बारे में निम्न पर विचार कीजिए। वित्तीय समितियां जो कि वित्तीय प्रशासन को नियंत्रित करती है राजस्थान विधानसभा में, उनके बारे में क्या 3 वित्तीय समितियां हैं, लोक लेखा समिति, प्राक्कलन समिति, उपक्रमों की समिति, ठीक है। प्रत्येक समिति में राजस्थान में 15 सदस्य होते हैं, ये भी ठीक है। समितियों के सभापति सभा के अध्यक्ष द्वारा नियुक्त किए जाते हैं, ठीक है। जो पीठासीन अधिकारी है विधानसभा अध्यक्ष, वही समितियों के अध्यक्ष को क्या करेगा, नियुक्त करेगा। चौथा, समितियां अपना प्रतिवेदन विधानसभा को प्रस्तुत करती है, ये भी ठीक है। तो जो वित्तीय समिति है इनके संदर्भ में अगर हम सही उत्तर निकालें तो चारों कथन राजस्थान के संदर्भ में सही है। ऐसी स्थिति में जो हमारा आंसर निकलेगा वो है 4, A, B, C और D, चारों के चारों कथन क्या है, सही। अगले प्रश्न पर गौर करें। उच्च न्यायालय जयपुर पीठ के बारे में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। जयपुर के बारे में बात चलिए। क्या राजस्थान उच्च न्यायालय की स्थायी पीठ की स्थापना 1977 में की गई, पहला स्टेटमेंट, ठीक है। दूसरा, स्थायी पीठ की स्थापना का आदेश राजस्थान के राज्यपाल द्वारा दिया गया। तीसरा, पीठ की स्थापना का आदेश राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के अंतर्गत दिया गया। चौथा, जयपुर पीठ को मुख्य पीठ का दर्जा नहीं दिया गया। अब ऐसे में हमें सही आंसर को चूज करना है, तो इसके लिए हमें थोड़ा सा राजस्थान उच्च न्यायालय का बैकग्राउंड पता होना चाहिए। राजस्थान पुनर्गठन अधिनियम 1956 की धारा 51 के अंतर्गत बाकायदा राष्ट्रपति के द्वारा आदेश पारित किया गया और 8 दिसंबर 1977 को बाकायदा राजस्थान में उच्च न्यायालय जयपुर के संदर्भ में क्या किया गया, स्थापित, जो कि 31 जनवरी से कार्य करना क्या किया था, शुरू। 8 दिसंबर 1976 में स्थापित हुआ था और 31 जनवरी 1977 से जयपुर उच्च न्यायालय ने कार्य करना शुरू किया था। तो राष्ट्रपति के आदेश से हुआ, ना कि राज्यपाल के आदेश से। इसलिए आप देखिए कि दूसरा कथन क्या हो जाएगा, गलत, क्योंकि राज्यपाल शब्द का प्रयोग किया गया है, जबकि अभी हमने देखा कि किसके आदेश से किया गया, राष्ट्रपति के। तीसरे कथन की बात करें, पुनर्गठन अधिनियम धारा के अंतर्गत किया गया, ये भी ठीक है। चौथा, जयपुर पीठ को मुख्य पीठ का दर्जा नहीं दिया गया, बिल्कुल सही, क्योंकि मुख्य पीठ कहां पर है, तो जोधपुर में स्थित है। तो ऐसी स्थिति में अगर हम सही आंसर निकालें, A, C और D यह हमारा सही आंसर है। B गलत है, क्योंकि राजस्थान के राज्यपाल द्वारा नहीं बल्कि राष्ट्रपति के द्वारा बाकायदा राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 की धारा के अंतर्गत जयपुर में स्थायी पीठ का गठन किया गया था। तो आंसर जो निकलेगा वो हो जाएगा 3, A, C और D, ये तीनों कथन सही है। B स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, गलत। अगले प्रश्न को ले। सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कूटों का सही उपयोग कीजिए। एक तरफ जिलाधीश कलेक्टर के बारे में कुछ स्टेटमेंट है, दूसरी तरफ किसके द्वारा कहा गया और किसके द्वारा नहीं। पहला,
जिलाधीश की तुलना एक कछुए से की है जिसके पीठ पर भारत सरकार का हाथी खड़ा है। ये स्टेटमेंट मैकडोनाल्ड का। दूसरा, जिलाधीश को एक अधिवक्ता, एक लेखाविद्या, एक सर्वेक्षणकर्ता तथा राज्य पत्रों का तैयार लेखक होना चाहिए। तीसरा स्टेटमेंट है, कहीं दूसरी जगह जिलाधीश के समान ना तो कोई पदाधिकारी हुआ है और ना ही होगा। ये स्टेटमेंट है सीधे सीधे के दास का। प्रशासन की धुरी 2005 में प्रधानमंत्री के द्वारा स्टेटमेंट दिया गया, तब बकायदा जिलाधीश के लिए प्रशासन की धुरी शब्द का प्रयोग किया गया। तो इसका मतलब हुआ कि अगर हम आंसर निकालें, पहले का रैमजे मैकडोनाल्ड 3, दूसरे का 1, तीसरे का 2 और अंतिम का कहा जाए तो 2, तो इस आधार पर जो आंसर निकलेगा वो जिलाधीश के संदर्भ में स्टेटमेंट को लेकर पहला है, कछुआ की संज्ञा मैकडोनाल्ड के द्वारा दी गई। दूसरा, जिलाधीश को एक अधिवक्ता, लेखा विद्या, सर्वेक्षण, भारतीय स्टैट्यूटरी कमीशन प्रतिवेदन में कहा गया। तीसरा, जिलाधीश के समान ना तो कोई हुआ ना ही होगा, के दास का स्टेटमेंट है। और प्रशासन की धुरी बकायदा 2004 में पीएम के द्वारा कहा गया। तो यह आंसर हो जाएगा 1। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ें। निम्न में से कौन सा एक राज्य मुख्य सूचना आयुक्त एवं राज्य सूचना आयुक्त की नियुक्ति के लिए गठित समिति का सदस्य नहीं होता है? कौन कमेटी में शामिल नहीं होगा? राज्य का मुख्यमंत्री जो समिति का मुखिया है, राज्यपाल द्वारा नाम निर्देशित उच्च न्यायालय का न्यायाधीश, राज्य विधानसभा में विरोधी दल का नेता और मुख्यमंत्री द्वारा नाम निर्देशित एक मंत्रिमंडलीय मंत्री। तो इसके लिए जब हम राज्य सूचना आयोग को देखते हैं तो हमें मिलता है कि राज्यपाल के द्वारा राज्य सूचना आयोग में मुख्य सूचना आयुक्त तथा अन्य सूचना आयुक्तों की नियुक्ति की जाती है। लेकिन राज्यपाल ये नियुक्ति स्वविवेक से नहीं करता, बल्कि एक समिति की सिफारिश पर करता है। और यह समिति 3 सदस्यीय होती है, जिसमें मुख्यमंत्री शामिल होता है, मुख्यमंत्री द्वारा नामित एक कैबिनेट मंत्री शामिल होता है और बकायदा विधानसभा में विपक्षी दल का नेता शामिल होता है। ये 3 सदस्य उसमें शामिल होते हैं। अब हम विकल्प देख लेते हैं। मुख्यमंत्री शामिल है, ठीक है। उच्च न्यायालय का न्यायाधीश, उच्च न्यायालय का न्यायाधीश कहीं भी शामिल नहीं होगा। विधानसभा में विरोधी दल का नेता होगा। मुख्यमंत्री द्वारा नाम निर्देशित एक मंत्रिमंडल या कैबिनेट मंत्री होगा। प्रश्न में पूछा जा रहा है कौन नहीं, तो आंसर होगा 2, हाई कोर्ट का न्यायाधीश इस कमेटी में कहीं भी शामिल नहीं है। अगले प्रश्न को ले। राजस्थान के राज्य निर्वाचन आयोग के बारे में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। क्या इसका गठन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243 के अंतर्गत जुलाई 1994 में किया गया? दूसरा, यह एक बहुसदस्यीय आयोग है जिसका प्रमुख राज्य निर्वाचन आयुक्त होता है। तीसरा, इसका एक सचिव होता है जो राज्य का राज्य निर्वाचक अधिकारी होता है। चौथा, यह पंचायती राज संस्थाओं, नगरीय निकायों के लिए मतदाता सूचियों को तैयार करता है एवं चुनाव भी करवाता है। अब इसके लिए हमें थोड़ी सी जानकारी चाहिए। किसकी? तो राज्य निर्वाचन आयोग की। क्या? तो 73वें संशोधन अधिनियम 1992 के माध्यम से बाकायदा अनुच्छेद 243 के अंतर्गत पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव का संपादन करने, उनका निरीक्षण करने, नियंत्रण करने के लिए राज्य निर्वाचन आयोग का उपबद्ध किया गया। और यह राज्य निर्वाचन आयोग यहां पर कब स्थापित हुआ? जुलाई 1994 में। लेकिन यह जो राज्य निर्वाचन आयोग है यह बहुसदस्यीय नहीं है, अर्थात राजस्थान में एक सदस्यीय राज्य निर्वाचन आयोग है जिसकी नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है और उसे उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की तरह ही पद से हटाया जाता है, अर्थात साबित कदाचार या क्षमता के आधार पर संसद द्वारा विशेष बहुमत से पारित संकल्प के पश्चात राष्ट्रपति के द्वारा। जबकि यहां पर कौन से शब्द का प्रयोग किया जा रहा है? बहुसदस्यीय आयोग। इसलिए यह स्टेटमेंट क्या हो जाएगा? गलत। बाकी जो सचिव होता है वही राज्य निर्वाचक अधिकारी, ठीक है। इसके द्वारा ही मतदाता सूची तैयार की जाती है, चुनाव कराया जाता है, यह भी ठीक है। तो ऐसी स्थिति में दूसरा कथन गलत है। सही जो आंसर निकलेगा वो होगा 1, 3 और 4। अगले प्रश्न पर गौर करें। निम्न में से कौन संविधान सभा की प्रारूप समिति का सदस्य नहीं था? प्रश्न में नहीं पूछा जा रहा है।
एन माधवराव, डीपी खेतान, मोहम्मद सादुल्ला, बी एन राव। तो 29 अगस्त 1947 को 7 सदस्यीय प्रारूप समिति का गठन किया गया, जिसमें डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर, गोपाला स्वामी आयंगर, के एम मुंशी, मोहम्मद सादुल्ला, ये सब उसमें शामिल थे, एन माधवराव और टी कृष्णा माचारी। इसमें भी जब हम थोड़ा सा गहराई में जाते हैं तो हम देखते हैं कि माधवराव हो गए, इन्हें बाद में लिया गया, लेकिन प्रश्न में कहा जा रहा है कि इसमें कौन शामिल नहीं था। तो जब हम इन तीनों सदस्यों को देखते हैं तो ये तीनों तो शामिल थे, लेकिन बी एन राव जो कि हमारे संवैधानिक सलाहकार या कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर थे, ये प्रारूप समिति के अंतर्गत शामिल नहीं थे, बल्कि 1946 में तत्कालीन गवर्नर जनरल या वायसराय के द्वारा इनकी क्या की गई थी, नियुक्ति की गई थी। इनका प्रारूप समिति से कहीं कोई लेना देना नहीं था। तो कौन नहीं था? तो बी एन राव प्रारूप समिति में नहीं थे। बाकी माधवराव, खेतान, सादुल्ला, ये सभी किससे जुड़े हुए? तो प्रारूप समिति से। प्रारूप समिति जिसके अध्यक्षता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा की गई। नेक्स्ट, अगले प्रश्न को लें। संविधान की उद्देशिका में स्वतंत्रता से संबंधित सही शब्दों का सही क्रम विन्यास है। उद्देशिका में 5 प्रकार की स्वतंत्रता की बात की गई है: विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना। अब ये पांचों शब्दों का हमें क्रम देखना है। पहला, विश्वास, विचार, अभिव्यक्ति, उपासना और धर्म की स्वतंत्रता नहीं। दूसरा, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, उपासना की स्वतंत्रता। तो जब हम उद्देशिका में स्वतंत्रता का क्रम देखते हैं तो यही क्रम निकलता है: विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। तो आंसर क्या हो जाएगा? 2। नेक्स्ट, अगले प्रश्न को लें। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। क्या? पहला कथन है कि मूल अधिकार एवं राज्य नीति के निदेशक तत्वों को यथासंभव प्रभावी बनाने के लिए साम्य संरचना का सिद्धांत अपनाया गया है। ठीक है, मूल अधिकार और निदेशक तत्व दोनों एक दूसरे के पूरक है, दोनों में संतुलन संबंध है और संतुलित संबंधों को उठाकर संविधान के मूल ढांचे के अंतर्गत क्या कर दिया गया है? शामिल। निदेशक तत्व वे लक्ष्य हैं जिन्हें हमें प्राप्त करना है, मूल अधिकार वे साधन है जिनके माध्यम से इन लक्ष्यों को प्राप्त किया जाएगा। पहला कथन ठीक। दूसरा, 1980 के मिनरवा मिल्स केस में उच्चतम न्यायालय ने अनुच्छेद 14 एवं 19 में उल्लिखित मूल अधिकारों पर 39B व C में उल्लिखित राज्य नीति निदेशक तत्वों को वरीयता संस्थापित की है। ठीक है, जब हम नीति निदेशक तत्वों को पढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि 25वें संशोधन अधिनियम 1971 के माध्यम से 25वें संशोधन अधिनियम 1971 के माध्यम से आर्टिकल 31 में सी या ग जोड़ा गया था और इसके अंतर्गत पहली बार 39B व 39C को मूल अधिकारों पर अभिभावी बनाया गया और कहा गया कि यदि इन्हें क्रियान्वित करने के लिए राज्य के द्वारा किसी भी विधि का निर्माण किया जाता है जिससे अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 19 का उल्लंघन होता है, तो उस विधि को मूल अधिकारों के उल्लंघन के आधार पर न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकेगी। लेकिन जब 42वें संशोधन से समस्त नीति निदेशक तत्वों को मूल अधिकारों पर अभिभावी बनाया गया तो उसे चुनौती दी गई। मिनरवा मिल्स केस में न्यायालय ने 42वें संशोधन से जो समस्त निदेशक तत्वों को वरीयता दी गई थी उसे तो संविधान के मूल ढांचे के उल्लंघन के आधार पर अवैध घोषित कर दिया, लेकिन जो 39B व C या ख व ग है उसे मूल अधिकारों के ऊपर अभिभावी के रूप में मान्यता दी गई। इसका मतलब हुआ कि आज भी अगर इन्हें क्रियान्वित करने के लिए राज्य के द्वारा कोई भी विधि बनाई जाती है जिससे आर्टिकल 14 या आर्टिकल 19 का उल्लंघन होता है तो उसे न्यायालय में मूल अधिकारों के उल्लंघन के आधार पर चुनौती नहीं दी जा सकेगी। तो हम देख रहे हैं कि दोनों के दोनों स्टेटमेंट क्या है? सही है। ऐसी स्थिति में जो हमारा आंसर निकलेगा वो क्या निकलेगा? 3, 1 और 2 दोनों क्या है? सही। अगले प्रश्न को ले। निम्न सूचियों को सुमिलित कीजिए। एक तरफ सूची X, एक तरफ सूची Y। क्या है भाई? राजेंद्र प्रसाद ने 2 कार्यकाल क्या किए धारण किए हैं। जाकिर हुसैन की पद के दौरान क्या हो चुकी है? मृत्यु। वीवी गिरी ऐसे राष्ट्रपति हैं जिनके चुनाव में दूसरी वरीयता का प्रयोग हुआ था, अर्थात प्रथम बार में निर्वाचन कोटा प्राप्त नहीं हुआ था। नीलम संजीव रेड्डी
ऐसे राष्ट्रपति जो निर्विरोध रूप से क्या हुए हैं, निर्वाचित हुए हैं। अब हमें सुमेलित करना है। सुमेलित करें तो हमारा निकल रहा है पहले का 3, दूसरे का 4, तीसरे का 2, चौथे का 1। इस आधार पर जो आंसर निकलेगा वो पहला ही आंसर है 3, 4, 2, 1। राजेंद्र प्रसाद 2 कार्यकाल के लिए बने। जाकिर हुसैन पद के दौरान मृत्यु हो गई। वीवी गिरी कहा जाए दूसरी वरीयता की मतगणना की गई। नीलम संजीव रेड्डी कहा जाए तो कैसे राष्ट्रपति बने, निर्विरोध। अगले प्रश्न को लें। पुंछी आयोग से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पुंछी आयोग 2007 में केंद्र राज्य संबंधों की समीक्षा के लिए सुप्रीम कोर्ट के जज मदन मोहन पुंछी के नेतृत्व में आयोग गठित हुआ था, जिसने लगभग कुल 310 सिफारिशें दी थी। प्रश्न में कहा जा रहा है कि उनकी अनुशंसाओं पर विचार कीजिए। आयोग ने अनुच्छेद 355 और 56 में आपात उपबंधों के स्थानीय उपयोग का प्रस्ताव किया था, ठीक है। पुंछी आयोग ने कहा था कि आपातकाल का स्थानीय स्तर पर क्या किया जाए, प्रयोग किया जाए। दूसरा, राज्यपाल की 5 वर्ष की पदावधि स्थायी कर दी जाए। तीसरा, राज्यपाल की पदच्युति केवल संसद के द्वारा की जाए। चौथा, प्रधानमंत्री, लोकसभा में विपक्ष के नेता, संबंधित राज्यों के मुख्यमंत्रियों से गठित एक समिति को राज्यपाल की नियुक्ति सौंप दी जाए। अब प्रश्न में कहा जा रहा है कि सही कथन को चुनिए। तो जब हम पुंछी आयोग के सारी रिकमेंडेशन को देखते हैं, जैसा मैंने आपको कहा कि कुल सिफारिशें कितनी, 310, तो पहला उन्होंने आपातकाल के स्थानीय स्तर का समर्थन किया, ठीक है। पुंछी आयोग ने कहा कि राज्यपाल का कार्यकाल 5 वर्ष फिक्स कर दिया जाए, अर्थात इसका प्रयोग फुटबॉल की तरह नहीं किया जाए, कार्यकाल स्थायी किया जाए। तीसरा, राज्यपाल की पदच्युति केवल संसद के द्वारा की जाए, नहीं। पुंछी आयोग ने तो राज्यपाल के लिए किसकी अनुशंसा की? इन्होंने तो कहा कि राज्यपाल को उसी तरीके से पद से हटाया जाए जैसे कि राष्ट्रपति को महाभियोग के माध्यम से हटाया जाता है। महाभियोग शब्द का प्रयोग किया, ना कि संसद। चौथा, प्रधानमंत्री, लोकसभा विपक्ष नेता, संबंधित राज्य के मुख्यमंत्री एक समिति को राज्यपाल की नियुक्ति सौंप दी जाए, नहीं। इनका ही मानना था कि राज्यपाल की नियुक्ति तो राष्ट्रपति करे, लेकिन एक कमेटी के रिकमेंडेशन पर करे। उस समिति में प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, हो सकता है जरूरत हो तो उपराष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष, विपक्षी दल के नेता को रखा जाए, ना कि इस समिति को नियुक्ति का अधिकार दिया जाए। तो इस आधार पर हम देखते हैं कि पहले 2 कथन तो ठीक है, लास्ट के दोनों कथन गलत हैं। प्रश्न में पूछा जा रहा है कि सही कथन चुनिए। तो यहां पर जो हमारा आंसर निकल रहा है वो कौन सा है, 4। केवल पहला और दूसरा कथन सही है, बाकी कथन क्या है, गलत है। तो ये कुछ प्रश्न थे 2013 में जब री एग्जाम हुआ उससे संबंधित। इन प्रश्नों को देखकर दोस्तों हम अपनी रणनीति निर्धारित कर सकते हैं कि आगामी जब भी हम आरएस का एग्जाम देंगे तो हमें टॉपिकों को किस तरीके से पढ़ना है, कैसी अप्रोच रखनी है। ये कुछ सवाल आपको बताते हैं कि किस तरीके से सुमेलित करने वाले प्रश्न पूछे जाते हैं, किस तरीके से कथन कारण वाले प्रश्न पूछे जाते हैं, और इसी के अकॉर्डिंग हमें भी अपनी रणनीति बनानी है। चलिए इसी के साथ डिस्कशन को विराम देते हैं, मिलते हैं नए डिस्कशन के साथ। तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद, नमस्कार।